कल का जो क्वेश्चन है वो अभी मैं देखता हूँ, लेकिन अभी मेरा टारगेट है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर थ्योरी वाला पार्ट अभी कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई टिपिकल प्रॉब्लम होगा, उसमें तुम्हारे पास चार्ज दिया जाएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। सिर्फ डिस्क्रीट चार्जेस या चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तुम्हें हो सकता है कि एक पॉइंट चार्ज दे दिया गया और एक पोटैटो दे दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि हर जगह पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। इससे आसान क्वेश्चन होता है कि तुम्हें ये बताया जाए कि ये पॉइंट चार्ज है, उसके सामने कंडक्टिंग पोटैटो है, मान लो मेटेलिक पोटैटो है, ठीक, मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हर जगह पर फील्ड कैलकुलेट करो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो ये मेटेलिक होने की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस चार्जेस आएंगे। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस किस तरह से आएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाएगी। या इंड्यूस चार्जेस को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि जब भी हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर आता है तो वो कंप्लीट कंडक्टर सिंगल पोटेंशियल अटेन करेगा। और सिंगल पोटेंशियल अटेन करने के लिए तुम सोच सकते हो, अभी ये जो पॉइंट चार्ज है ना, इसमें ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, तो ये वाले जो पास वाले पॉइंट्स होंगे उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, और जो दूर वाले पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल कम होगा। तो पूरे कंडक्टर को सिंगल पोटेंशियल पर लाने के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस, ताकि पोटेंशियल, इधर वाला पोटेंशियल कम हो जाए, और इधर वाला पोटेंशियल बढ़ने के लिए इधर पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली चार्जेस इस तरह से सरफेस पर अरेंज हो जाते हैं कि ओवरऑल कंप्लीट कंडक्टर का पोटेंशियल एक यूनिक वैल्यू अटेन कर लेता है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि कंडक्टर्स के ए लेवल के क्वेश्चंस, बी लेवल के क्वेश्चंस तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, लास्ट लेवल का क्वेश्चन ऐसा होगा कि कोई भी कंडक्टर दे दिया जाए, उसके आगे किसी भी जनरल फैशन में चार्ज रख दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे स्कोप में नहीं आते, लेकिन उसमें से एक दो क्वेश्चंस है जो कि तुम प्रेजेंट नॉलेज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा, और उसमें मैं टाइम अभी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये कंडक्टर्स का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा, जब हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे तो दोबारा करना पड़ेगा, तो वहीं पर मैं बताऊंगा कंडक्टर्स का भी जो के भी जो अच्छे क्वेश्चन तुमसे प्रॉमिस किया था कि क्लास में लेंगे, और कैपेसिटर्स वहीं पे कवर करेंगे, और मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे बढ़ते हैं। अगर कैपेसिटर्स को छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी कंप्लीट है। थ्योरी का मतलब फील्ड कैलकुलेट करना आ गया, पोटेंशियल कैलकुलेट करना आ गया, बस सफिशिएंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और ये कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अर्थिंग भी होगी या नहीं भी होगी, दोनों केसेस में हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैन मैंने अभी बस स्टार्ट किया है, तो अभी तुम्हारा कुछ पिछला मिस नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले की जो सिचुएशन हमारे पास दी जाती थी, वहां पर हमारे पास ये कंडक्टर होता था। कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, और कंडक्टर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और चार्जेस माइग्रेट करने के बाद क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपियर हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए चार्जेस माइग्रेट करते हैं, और जितनी देर के लिए चार्जेस मूविंग होते हैं उतनी देर के लिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है। ठीक है, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए ऐसा होगा, जितनी देर के लिए कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्जेस को सरफेसेस पर अरेंज सेटल करेगी, और कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन हम अटेन कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कब? जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अटेन कर चुका हो।
ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमेशा तुम लोग अप्लाई करने लगते हो। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं कहा कि जीरो होगी। कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में है, अब चार्जेस का मूवमेंट बंद हो गया है, तब कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कंडक्टर के अंदर ये जो चार्जेस का फ्लो है उसको हम मेंटेन करके रखें। ठीक, हम चाहते हैं कि कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअसली चार्जेस फ्लो करते रहे, यानी कंडक्टर के अंदर करंट सेटअप हो जाए, जिससे कि हम इस करंट को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए यूज कर पाए। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर अगर हमें करंट सेटअप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, तो करंट का मतलब अभी के लिए मैं सारी पॉइंट्स पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तुम ध्यान से सुनो, हर पॉइंट आ जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर करंट का मतलब है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करना चाहते हैं कंडक्टर के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं कि कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी क्लास में तो यहाँ पर करंट, ठीक है, और बैटरी पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी है मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। लेकिन बैटरी नया नहीं है तुम्हारे लिए, तो बैटरी को तुम ऐसा अभी के लिए अभी एक्सप्लेन करूंगा। बैटरी को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान सकते हो कि बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। कैसे करती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तुम मान लो कि बैटरी ऐसी डिवाइस है जो कि अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है, तो अगर हम बैटरी को किसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के अक्रॉस चार्जेस का फ्लो कंटिन्यूड रहता है। ठीक है, तो कैसे कंटिन्यू रहता है और बैटरी कनेक्ट करने की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करता है, ये सारी चीजें हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये सब थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया कि हमें करना क्या। तो अब डिटेल में किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करने की वजह से कितना करंट फ्लो करेगा, डिटेल में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बैटरी कनेक्ट करने से कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। ऐसा कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रख लो। ये कंडक्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा अभी डिटेल में, क्योंकि अब कंडक्टर के ऊपर ही सारा गेम स्टार्ट होने वाला है, तो कंडक्टर की जो बॉडी है उसका आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर, मान लो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह का हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, मेटालिक सिलेंडर है। ठीक है, कंडक्टर होने का मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव आयंस के मेश होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, तो इसमें पॉजिटिव आयंस का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस का मेश होगा और इस पॉजिटिव आयंस के मेश के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होंगे। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, इस तरह से जिगजैग रैंडम मोशन कंटिन्यूअसली कर रहा है। आयंस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब रैंडम मोशन का मतलब समझना है। रैंडम मोशन का मतलब है कि अगर हम इस सिलेंडर को मान लो किसी इमेजिनरी सेक्शन से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इमेजिनरी सेक्शन से ऐसे, ठीक है, इमेजिनरी सेक्शन से कट करते हैं, मतलब इस इमेजिनरी सेक्शन पर, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो किसी भी
इंटरवल में हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन की वजह से लेफ्ट जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट जा रहे होंगे, ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मान लो तुम क्या करते हो, यहाँ पे बहुत सारे पीजन्स हैं और उनको कबूतर है बहुत सारे, यहाँ पे तुम ऐसे ग्रेन्स इस तरह से डालते हो, ठीक है। तो कबूतर आसानी से, ठीक है, बहुत खुशी खुशी ये तुम्हारा जो ग्रेन है उसको खा रहे होंगे, और अचानक तुम क्या करते हो, पत्थर फेंक देते हो इसके उनके ऊपर। तो ये जो कबूतर है ना, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं, वो रैंडम जिसको जिधर जगह मिलेगी उधर मूव करेगा, ठीक है। रैंडम मोशन का एग्जांपल है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए सभी। या दूसरा एग्जांपल है, मान लो तुम मेट्रो ट्रेन के अंदर हो, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पर, वहां पे बहुत भीड़ है, ठीक है। तो बीच में किसी ने बिल्कुल शाउट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बॉम्ब प्लांटेड है, चीखने लगा बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब। तो क्या करोगे तुम? इसके अंदर जो लोग स्टेशन पर जो लोग खड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? क्या वो लोग एक ही डायरेक्शन में क्यू बना करके ट्रैवल करेंगे? केओटिक स्टेट होगी, हर आदमी जिसको जिधर जगह मिले उधर भागे, रैंडम मोशन, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का मोशन सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है। और ऐसा करने में वो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे, आयन से भी कोलाइड करेंगे, लेकिन रैंडम मोशन करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो हमेशा उस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस टू द राइट और टू द लेफ्ट मोशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस एग्जैक्टली जीरो होगा, ठीक है। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस चार्ज फ्लो नहीं कर रहे होंगे, या इसी को हम बोले करंट नहीं होगा, ठीक है। और या तुम, अगर कोई मेरी बात को नहीं मानता है तो तुम किसी भी कंडक्टर को उठा करके होल्ड करो, अगर वो कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है और अगर नेट फ्लो एग्जिस्ट करता उस कंडक्टर के अक्रॉस, तो तुम्हें तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता, तुम्हारे बॉडी के अंदर से करंट भी पास होता, कि अगर करंट, वो करंट तुम फील कर पाते। तो रैंडमनेस की थ्योरी की वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस नेट फ्लो जीरो होगा, ठीक है। ठीक है, ये तो कंडक्टर की प्रेजेंट स्टेट हो गई विदाउट कनेक्टिंग इट टू एनी एक्सटर्नल सोर्स। दूसरा पॉइंट जो मुझे, मतलब अभी डिस्कशन, क्वांटिटेटिव डिस्कशन करने से पहले, ठीक है, समझा देना है कि ये कंडक्टर है, कि मैं थोड़ा, मतलब फिगर थोड़ा, मतलब सिंबॉलिक फिगर बना रहा हूँ, बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने। ये आयन का मान लो मेश है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, अगर एक इलेक्ट्रॉन, और भी इलेक्ट्रॉन से मैंने ड्रॉ नहीं किया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना, इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, एक पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट मूव किया है, ठीक है। एक माइनस ई चार्ज अगर अगर लेफ्ट से राइट मूव किया है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट मूव किया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे अगर -2e लेफ्ट टू राइट गया है, उसको हम +2e राइट टू लेफ्ट भी तो बोल सकते हैं, वो एक ही बात है ना, ठीक है। चार्ज के फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें बार बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट की डायरेक्शन वो ऑपोजिट बताना ना पड़े मुझे तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते करते टाइम में यही बताऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज निकल करके जैसे इस केस में राइट से लेफ्ट जा रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो मैं अज्यूम करूंगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ठीक है। और तीसरी चीज है बैटरी। बैटरी क्या है? तो बैटरी पर आ जाते हैं। ठीक है, ये बैटरी है। और बैटरी के अंदर, बैटरी को डिटेल में तुम्हें तुम्हारी शायद 12th में ही है या 11th में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब पढ़ा है तुम लोगों ने? 11th में पढ़ लिया, तब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा अच्छा, तो अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे। तो होता क्या है कि ये बैटरी है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और वहां पे केमिकल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो केमिकल फोर्सेस क्या करते हैं कि केमिकल फोर्सेस का काम ये है कि वो बैटरी के टर्मिनल्स पर चार्जेस का कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन करके रखती है। ठीक, वो डिटेल में भी समझ में आ जाएगा कैसे मेंटेन करती है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि मान लो ये कोई बैटरी है और उसको 5 कूलम, यहाँ पे +5 कूलम और यहाँ पे -5 कूलम मेंटेन करके रखना है। तो ये बैटरी क्या करेगी ना, कि हमेशा ये पॉजिटिव टर्मिनल पे +5 और नेगेटिव टर्मिनल पे -5 कूलम मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, तो इस चार्ज कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग इस इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल होगा, वो हायर पोटेंशियल होगा, इसको पॉजिटिव बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास है। और इस नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कुछ, ठीक है, लोअर पोटेंशियल होगा, तो इसका कुछ कम पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का मतलब है कि ये बैटरी अपने इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके रखेगी। अगर तुम एक भी चार्ज, मान लो तुम क्या करते हो, एक चार्ज किसी मेथड से उठा के यहाँ से निकाल लेते हो, ठीक है, तो बैटरी दोबारा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल रिएक्शन करके दोबारा 5 कूलम चार्ज ले आएगी। ठीक है, उसके लिए तुम्हें केमिकल रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें अभी के लिए ऐसा मान लेना है कि बैटरी किसी भी तरीके से अंदर कुछ हिडन ब्लैक बॉक्स में हो रहा है, जिसकी वजह से बैटरी अपने टर्मिनल्स पे हमेशा कांस्टेंट चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, फिक्स चार्ज कॉन्सेंट्रेशन एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके रखती है। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम में। हाँ, क्योंकि तुम जैसे जैसे चार्ज निकालते जाओगे ना, जैसे जैसे बैटरी से चार्ज तुम निकालते जाओगे, तो बैटरी उस पर चार्ज डिपॉजिट करते जाएगी। कुछ टाइम के बाद अंदर के केमिकल्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो बैटरी का जो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डिटेरियोरेट करने लगता है। लेकिन हम अभी के लिए आइडियल बैटरी मान रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि ये बैटरी हमेशा अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर आयंस, इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम इमेजिन करके रखो कि कंडक्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पहला फिगर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊं। ठीक है, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस तरह एक कंडक्टर है हमारे पास, और उसके मान लो लेफ्ट वाले टर्मिनल को, और हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी है कुछ इस तरह की। ये बैटरी का एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से बैटरी है। ठीक है, पॉजिटिव इसके पास कुछ पॉजिटिव इस तरह से चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के एक टर्मिनल को कंडक्टिंग वायर से कंडक्टर के एक एंड पर कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लेटर से की है। और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है,
वो कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और ये स्विच ओपन है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग सबसे पहली चीज क्या होगी? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा? अभी तो ये ओपन है, तो कोई बात नहीं। या मान लो, चलो ये जो बैटरी है ना, वो मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो 12 वोल्ट का मतलब है कि ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पर है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो +12 वोल्ट पर है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर से लेफ्ट वाले टर्मिनल को पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और राइट वाले टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो इमीडिएटली आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा? बताओ। नहीं, सबसे पहले क्या होगा? जैसे कनेक्ट किया, इमीडिएटली कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? तो कनेक्ट करने के बाद हम बोलेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये जो +12 वोल्ट है ना, ये पूरे वायर का और इस लेफ्ट एंड का भी पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितना कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और राइट वाले एंड का पोटेंशियल बिल्कुल उतना ही हो जाएगा जितना कि राइट वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के इमीडिएटली बाद हमारे कंडक्टर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जितना कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब ये बॉडी जो है ना थोड़ी चेंज कर गई है। पहले एक बैटरी के पास सिर्फ इलेक्ट्रोड थे, तो इलेक्ट्रोड के पास कुछ चार्ज रखना पड़ता था बैटरी को, तो अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए ये बैटरी क्या करेगी कि लेफ्ट साइड वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए बैटरी क्या करेगी, इमीडिएटली, अरे क्या हो रहा है तरीके, जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी क्या करेगी ना, कंडक्टर के अक्रॉस एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि बैटरी क्या करेगी कि लेफ्ट साइड वाले एंड पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का कुछ कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, और राइट साइड वाले एंड पे कुछ नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसे, पोटेंशियल इन दो इस पे 12 वोल्ट लाने के लिए यहाँ पे चार्ज लाना पड़ेगा, तो बैटरी अपने से उतना चार्ज बैटरी के लेफ्ट कंडक्टर के लेफ्ट एंड पे सप्लाई करेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी कंडक्टर के एंड्स पर चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करती है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर होने की वजह से अगर लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इमीडिएटली जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया, इमीडिएटली कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब तुम बोलोगे तो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है अभी, ठीक है। इमीडिएटली कनेक्ट करने के बाद की बात कर रहा हूँ। तुम्हें याद होगा मैंने बार बार बोला कि ये कंडक्टर है, जैसे हम फील्ड में रखेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम होगा जितनी देर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को पेनिट्रेट कर रही होगी, ठीक, उसके बाद चार्जेस माइग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसअपियर कराएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो क्या होगा, अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट करेगा, और उस फोर्स की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स के पास रैंडम मोशन के साथ साथ एक डायरेक्शनल मोशन भी आ जाएगी, ठीक है। जिसका मतलब है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ना, पहले तो उसका ऐसा जिगजैग रैंडम मोशन था,
लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अब धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन तुम ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो, जो सबसे पहला एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे कबूतर है, तुम लोग कबूतर और ग्रेन दिख रहा है यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पे कबूतर है, ये कबूतर है, और यहाँ पे ये दाना है। ठीक है, तो ये आराम से चुग रहा था दाना को, पत्थर फेंका तो ये रैंडमली मूव करने लगे। लेकिन तुम इमेजिन करो, जैसे ये सारे कबूतर रैंडमली उड़ने लगते हैं, तो इमीडिएटली बहुत तेज आंधी आती है। ठीक है, तेज आंधी आती है, तो इनके पास रैंडम मोशन के साथ साथ ना एक डायरेक्शनल मोशन भी हो जाएगा आंधी की डायरेक्शन में। तो बिल्कुल उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन है। इलेक्ट्रॉन्स पहले तो बिल्कुल रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो 0 है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास रैंडम मोशन के साथ साथ एक डायरेक्शनल मोशन भी आ जाएगी। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पहले तो सिर्फ रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो रैंडम मोशन के साथ डायरेक्शनल मोशन कुछ ऐसे करने लगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करने लगे। या हम ऐसा मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव से पॉजिटिव मूवमेंट को हम ऐसा मान सकते हैं कि प्लस ई चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो निकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज निकल करके नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक भी पॉजिटिव चार्ज, एक भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल पे आता है, तो क्या होगा पता है? क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही एक भी चार्ज निकल करके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर आता है, इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर चार्जेस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये बैटरी मान लो यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, तुमने दोनों दोनों एंड्स पे चार्जेस रख दिए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे चार्जेस जो लेफ्ट फेस पर है, पॉजिटिव एंड पर है, वो माइग्रेट करके नेगेटिव एंड वाले चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड्स में डिसअपियर हो जाती है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैटरी को ये चीज पसंद नहीं। बैटरी चाहती है कि दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, दोनों एंड्स के अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के लिए बैटरी करेगी क्या? जैसे एक भी चार्ज यहाँ से निकल करके ना, ये चार्ज, इसको चार्ज को मैं जैसे एक भी चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज है, और जैसे एक भी चार्ज निकल करके पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाता है, तो चार्जेस का कंसंट्रेशन कम होता है, हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है कि जितना भी चार्ज प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है, उतने चार्ज को ना, मतलब मान लो एक एक पॉजिटिव चार्ज से समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक भी पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल तक आएगा, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, उस उस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके ना अपने अंदर केमिकल फोर्स की वजह से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पहुंचा देगी। ठीक है, और बैटरी फिर से उस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव वाले एंड पर जा करके सेटल कर देगी, जिससे कि चार्जेस का कंसंट्रेशन और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि, मतलब इसको इस तरह से समझो, मान लो तुम्हारे पास ये टैंक है, ठीक है, और तुमने यहाँ पर पानी, यहाँ पे मान लो छोटा सा एक टैप खोल दिया, ठीक है, इसमें पानी भर दिया है, टैप खोल दिया, तो जैसे ही तुम, या इसको क्या करोगे, मान लो यहाँ से पाइप लगा दिया, तो ये जो पाइप है ना,
ये पाथ की तरह है, कंडक्टर की तरह है। ये क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि हायर पोटेंशियल पर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो नेचुरली हायर से लोअर पर आएंगे ही। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये जो वाटर का करंट है, वो वाटर का स्टेडी करंट हमें मिले, तो जितना भी पानी नीचे आए ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना भी पानी नीचे आया, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, उनको किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पंप है, ये क्या करता है कि नेचुरली वाटर मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर तो आएंगे ही, क्योंकि हायर से लोअर आने में उनके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स mg का ग्रेविटी का कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे गलती से मैं पॉजिटिव चार्ज बना दे रहा हूँ, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे मैं बस वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो ग्रेविटी की वजह से हायर से लोअर पोटेंशियल तो खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि ये तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। कंजर्वेटिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स को हायर से लोअर तक तो पहुंचा ही देंगे, लेकिन जैसे ही लोअर लोअर पोटेंशियल पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे, अब ये अपने आप हायर पोटेंशियल पर नहीं जाएंगे। तो ये जो पंप है ना, पंप क्या करता है कि हर वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स ऑफ पंप। इसके ऊपर mg तो एक्ट कर रहा है, लेकिन mg के अगेंस्ट ये पंप क्या करता है, mg के अगेंस्ट एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स अप्लाई करता है, और एक एक करके हर एक वाटर मॉलिक्यूल को वापस लोअर से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर भी अगर तुम माइन्यूटली देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेचुरली ये जो चार्ज है ना, नेचुरली हायर से लोअर तो जाएगा ही, नेचुरली हायर से लोअर तो जाएगा ही, लेकिन लोअर से हायर पोटेंशियल अपने आप नहीं जाएगा। तो बैटरी क्या करती है, इसको बैटरी को मैं थोड़ा जूम करके बैटरी को थोड़ा मैं जूम करके दूसरे डायग्राम में ड्रॉ करके समझा रहा हूँ हमारे पास। फिर ये जो बैटरी है, ये बैटरी के टर्मिनल्स है। ठीक है, तो नेचुरली जो ये चार्ज था ना, हायर से लोअर तो आ गया। ठीक है, अब बैटरी के जैसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो बैटरी के अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी हायर से लोअर तक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया है, ठीक, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन बैटरी क्या करती है, इस चार्ज को ना पुश करके, ठीक है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक केमिकल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स अप्लाई करती है। इधर की तरफ क्यू फोर्स तो एक्ट कर रहा है, लेकिन बैटरी क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स अप्लाई करती है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स अप्लाई करती है। और इस नॉन कंजर्वेटिव नेचर के केमिकल फोर्स की वजह से बैटरी किसी भी चार्ज को, जो कि हायर से लोअर अपने आप आया है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अपने अंदर से लोअर से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा देती है। ठीक है, और फिर से चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करती है, चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होने देती है। ठीक है, तो एक भी चार्ज अगर हायर से लोअर आएगा, तो बैटरी हर बार उस चार्ज को ना लोअर से हायर केमिकल फोर्सेस के थ्रू वापस पहुंचा देगी। ठीक है, और हमें बैटरी कनेक्ट करने के बाद बिल्कुल एक स्टेडी करंट कंडक्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि अगर हम V वोल्ट की बैटरी से, जो नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन है वो यही होगा। इतना तो समझ में आ गया कि कंडक्टर के अक्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस हमें एक स्टेडी करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस कंटिन्यूअसली मूविंग है। ठीक, चार्जेस कभी भी स्टैटिक सिचुएशन में आ ही नहीं रहे, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है, नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन यही उठता है कि अगर मान लो हम V वोल्ट की बैटरी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट पास करेगा, कितना करंट पास करेगा। करंट हम डिफाइन करते हैं
कि कंडक्टर के अक्रॉस सॉरी किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट कहलाता है। अब कन्वेंशनली हम लोग बार बार ये गलत टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद करंट, हम बोलते हैं कि करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करता है। करंट को हम डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, करंट का मतलब ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमें बोलना चाहिए कि करंट इस्टेब्लिश होगा या करंट कंडक्टर के अंदर करंट सेटअप होगा, ठीक है। करंट फ्लो करने का मतलब होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा हैंडी है तो मैं भी बार बार करंट का फ्लो अगर बोल रहा हूँ तो तुम इसको, ठीक है, माइंड करना। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क है हमारा कि कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी, अगर V वोल्ट की बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब है हमें किसी तरह से ये कैलकुलेट करना है कि 1 सेकेंड में कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज, कंडक्टर की किसी भी सेक्शन के अक्रॉस कितना चार्ज पास करेगा, ठीक है। ओके ओके, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर पाए आगे अच्छे से। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल, हाँ नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए एक्चुअली तो, लेकिन मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पोटेंशियल, अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल किसी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की जो अपनी वैल्यू है वो तो रेफरेंस पर डिपेंड करती है ना। तो हमने जो भी पोटेंशियल किसी चार्ज सिस्टम की वजह से कैलकुलेट किया है वो इन्फिनिटी को रेफरेंस मान करके किया है। तो मान लो हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला हायर 12 वोल्ट पर होगा। लेकिन तुम इसको -5 +5 वोल्ट मानोगे, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा और बिल्कुल उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी थ्योरी और कैलकुलेशन रिजल्ट सेम रहेंगे, ठीक है। आशिक देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो उसके ऊपर तो इधर की तरफ क्यू फोर्स एक्ट करता है, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यू फोर्स एक्ट करेगा। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से बहुत ही नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। कंडक्टर का मैं छोटा सा हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बहुत बड़ा कंडक्टर था, उसके बीच का कोई पार्ट इमेजिन कर रहा हूँ और लेटेस्ट से हमें कंडक्टर के एक सेक्शन के अक्रॉस, ये मान लो वो सेक्शन है, इस सेक्शन के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो किया है कैलकुलेट करना है। कितने चार्जेस फ्लो किए कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास कंडक्टर बनाया था वो कहाँ चला गया, हाँ ये, हाँ तो इसका एक छोटा सा पार्ट, बस इतना सा पार्ट मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब अभी वाली डायग्राम, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट, और इसी के अंदर सारी कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए क्या क्या चीजें हमें गिवन है, तो कंडक्टर के लिए लेटेस्ट से सबसे पहली चीज जो कंडक्टर के बारे में हमें बता दी गई है वो है नंबर डेंसिटी, ठीक है। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर डेंसिटी क्या है,
ये गैसेस में तुम लोगों ने पढ़ा था। लेटेस्ट से हमने जो कंडक्टर कंसीडर किया है यहाँ पर, उस कंडक्टर वो कंडक्टर की टाइप पर डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के अंदर किसी भी यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो नंबर डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो लेटेस्ट से अगर n नंबर डेंसिटी n है, इसका मतलब है कि उस कंडक्टर को काटो और उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर करो। उस 1 मीटर क्यूब के अंदर एग्जैक्टली n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है कि कंडक्टर के मतलब उस बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री चार्जेस हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स के लिए ये नंबर डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, नेक्स्ट अगली चीज लेट अस से ये तो अगली चीज है, लेट अस से ये जो ई है, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई है उसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्या, और एक टर्म है टाउ, ये कहलाता है मीन फ्री टाइम। तो कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, और टाउ मीन फ्री टाइम का क्या मतलब है। तो अभी जैसा कि तुम लोगों को बताया कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन प्लस डायरेक्शनल मोशन में रहेंगे। तो रैंडम मोशन का मतलब है कि वो कंटिन्यूअसली ना, वो जैसे आगे जाएंगे तो वो अगले आयन से टकराएंगे, फिर मान लो अगले किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास फ्री पाथ नहीं है, तो ये ऐसे ना, ऐसे वो टकराते हुए वो सब्सिक्वेंट कोलिजन्स करते करते आगे जाएंगे। तो ये टाउ रिप्रेजेंट करता है एवरेज मीन फ्री टाइम। ठीक है, एवरेज मतलब मीन फ्री टाइम तो खुद ही एवरेज है, ये टाउ रिप्रेजेंट करता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो पहला कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन ने अपना मोशन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कोलिजन हुआ, इसके बीच में जो टाइम लगा ना वो टाउ है। फिर उसके बाद जाके कहीं और टकराएगा, तो उसके बीच में टाइम जो लगेगा उसी को टाउ बोलना है। और ये एवरेज टाइम, मान लो 1 मिली सेकेंड टाउ की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि हर 1 मिली सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के साथ टकरा रहा है। ठीक है, ओके, तुम लोग क्या पूछ रहे थे, नंबर डेंसिटी। हाँ, नंबर डेंसिटी कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी का मतलब है कंडक्टर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और जो कम मतलब थोड़ा लो कैटेगरी का मतलब कंडक्टर होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर मान लो नहीं होगा, तो उसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो n रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करें, इसको अच्छे से देखो। और मैं पिछली जो सिचुएशन है ना उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। ये तो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेंटी ऑफ इस तरह से हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडम के साथ साथ डायरेक्शनल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो वो कुछ इधर ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो करंट कैलकुलेट करने का मतलब है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस
कोई भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन चूज कर सकते हो। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस पास करेंगे, किसी भी दूसरे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। ठीक है, ये ऑब्वियस है कंटिन्यूटी की वजह से। तो हम कोई भी बीच में आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं और इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी आर्बिट्ररी टाइम इंटरवल में, लेट अस से किसी भी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में साइड में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। ठीक है, तो ये टी टाइम है। ठीक है, और ठीक है, और टी टाइम में हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स, उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उनको इमेजिन करना है। और वो पूरा जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ये पूरा जो क्या बोलेंगे, इनका जो ग्रुप है, ये नॉन स्टॉप ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, रैंडम प्लस डायरेक्शनल मोशन। हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, लेट अस से किसी भी डेल्टा टी टाइम में पास करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम के बाद क्या होगा बताने के लिए ये और एक टर्म है, और उस टर्म का नाम होता है वीडी। ये कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारा कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन वो कैलकुलेशन डिपेंड कर रहा है इस टर्म पे। तो सबसे पहले ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती, इसको अच्छे से समझ लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, समझ लो इसको। कंडक्टर के अंदर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे आयंस का मेश है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रैंडम प्लस डायरेक्शनल इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। रैंडम मोशन तो कैंसिल ही कर दो। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस मेश ऑफ आयंस के अक्रॉस पास करना है। अब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, इस इलेक्ट्रॉन के पास फ्री पैसेज नहीं है। मान लो यहाँ पे आयंस नहीं होते, यहाँ पे मान लो कोई आयन नहीं है, बिल्कुल फ्री वैक्यूम है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, और इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाएगी। अगर फ्री पैसेज होता तब तो ये एक्सेलरेट करके जाता और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती। ठीक है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्री पैसेज नहीं है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को पूरे कंडक्टर के अंदर से पास करना है, कंडक्टर के अंदर आयंस के मेश के अक्रॉस पास करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कोलिजन करते हुए इनकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन फिर रुक जाएगी, या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे 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 कोलिजन, मल्टीपल कोलिजन करके आगे जाएगा। तो इस मेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना, वो किसी न किसी एवरेज स्टेडी वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर पा रहा होगा, और इस वेलोसिटी को हम इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये ऐसा ही है जैसे मान लो कोई फुटबॉल ग्राउंड है, तुम रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फुटबॉल ग्राउंड में मान लो कोई नहीं है, और तुम्हें बोला गया कि एक गोल पोस्ट है, उससे दूसरे गोल पोस्ट की तरफ भागो। तो तुम भागते जाओगे ना, और फ्रीली तुम अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे जाओगे। ठीक है, ये कार है, वो एक्सेलेरेट करके जाएगी। ये कार पे बताओ, मान लो तुम ही हो और तुम रनिंग करते हुए एक एक पॉइंट से दूसरे, जब प्लेग्राउंड बिल्कुल फ्री है तब तो तुम अपनी मर्जी से एक्सेलरेट करते हुए आगे जा रहे हो। लेकिन मान लो इस प्लेग्राउंड में मान लो मेला लग गया, और यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं, तो बिल्कुल फेयर है और बहुत सारे लोग खड़े। अब तुम्हें इस फेयर के अक्रॉस, ठीक है, इस बंच ऑफ मेश के अक्रॉस तुम्हें एक एंड से दूसरे एंड जाना है, तो तुम कितनी भी कोशिश करोगे ना, कोलिजन करते 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 तुम एक एवरेज वेलोसिटी से ही, एवरेज स्टेडी वेलोसिटी से ही आगे जा पाओगे। क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है? तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट करके नहीं जा पाते, उनके पास एक एवरेज स्टेडी वेलोसिटी होती है। ठीक है,
और ये तुम्हारे लिए नया नहीं होना चाहिए। इससे पहले तुमने लिक्विड्स में पढ़ा था कि लिक्विड, तुम्हें याद है वो लिक्विड में भी एक ऐसा एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया था, याद है? अगर मान लो लिक्विड बिल्कुल आइडियल और उसके अंदर हम स्फेयर को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो स्फेयर के ऊपर ये बाउंड फोर्स एक्ट करता है, नीचे वेट एक्ट करता है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आता है। तो ये जो स्फेयर है ना, वो G1 कितना, 1 - रो अपॉन सिग्मा इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये विस्कस लिक्विड है तो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट करता है, तो ये फाइनली एक टर्मिनल वेलोसिटी से ही आगे जा पाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अल्टीमेटली किसी स्टेडी वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये जो एवरेज स्टेडी वेलोसिटी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इफेक्टिवली वीडी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा टी टाइम के बाद हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस इस क्रॉस सेक्शन को पास कर चुके होंगे, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में चार्ज कितना पास कर, या इसको डी टी टाइम बोल लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ये पूरा क्लाउड है, वो क्लाउड प्रॉपर टर्म नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको, उस फीलिंग को समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन का पूरा मेश है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वीडी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर टी टाइम में ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना इस क्रॉस सेक्शन पर होंगे, इसके लेफ्ट में भी होंगे, इसके राइट में भी होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके डी टी टाइम के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है डी टी टाइम के बाद ना कुछ आगे चला गया होगा, तो यहाँ से कुछ आगे ट्रैवल करके चला गया होगा, ठीक है। सही कह रहा हूँ? तो डी टी टाइम के बाद हम बोलेंगे जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ से आगे चल के लेटेस्ट से कुछ यहाँ पे आ गया। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन था इलेक्ट्रॉन्स का, वो चल करके डी टी टाइम के बाद कुछ आगे टी प्लस डी टी यहाँ पर आ गया, ठीक, इस जगह पर आ गया है। तो अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शन डी टी टाइम के बाद ठीक कुछ यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि डी टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस ट्रैवल किए, उतने ही ट्रैवल किए होंगे जितने कि इस वॉल्यूम के अंदर कंटेन्ड होंगे। गलत कह रहा हूँ? ये क्रॉस सेक्शन जब आगे जाएगा ना, तो ये एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम को ट्रेस करेगा। उस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आए होंगे डी टी टाइम में हम बोलेंगे एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस पास किए। गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? ठीक है, तो इस वॉल्यूम के अंदर, इस एलिमेंटल वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम बता सकते हैं अगर इस वॉल्यूम इस एलिमेंट का वॉल्यूम हम पता लगा ले। तो लेटेस्ट से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसकी लेंथ पता लगानी पड़ेगी, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, टाइम डी टी है और वेलोसिटी वी डी है। तो टाइम, ये जो लेंथ है, वेरी गुड, ये होगा वी डी टाइम्स डी टी। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt। ये कितना होगा?
ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा, पहले वॉल्यूम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, n इज नंबर डेंसिटी। अरे नंबर डेंसिटी का मतलब पता है ना, नंबर डेंसिटी का मतलब है यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस डीवी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n टाइम्स डीवी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही तो लिखा है। और डीवी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, डीवी की वैल्यू बताओ, वो होगी एरिया वॉल्यूम। तो ये एरिया होगा कुछ a, और लेंथ है vd dt। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस dt टाइम में कितना चार्ज पास किया होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे e चार्ज है, तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज होगा n e a v dt, n e a v dt। dt टाइम में एग्जैक्टली इतने चार्जेस पास करेंगे। तो करंट कितना पास करेगा, तो करंट का मतलब होता है, हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी, एक सेकेंड में कितना कूलॉम क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस पास कर रहा है, डी क्यू अपॉन डी टी। और ये डी टी दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये फेमस एक एक्सप्रेशन आएगा एन, ठीक है, ई ए वी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें हम सोचेंगे कि ये n तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कि वो हमें बता दी जाएगी, कंडक्टर जो भी होगा उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करके हम पहले से हर कंडक्टर के बारे में नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करके रखते हैं। ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो लेकिन ये वीडी क्या है, वीडी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होंगे, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बिलीव मी, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन है, वो एक रिसर्च का ही टॉपिक है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही सिंपल मॉडल अज्यूम करके हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इस कंडक्टर के अंदर अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन उस कैलकुलेशन को एक्यूरेट मत मानना, बस वो एक तरह से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। लेकिन फिर भी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो ना पता चले, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इतना तो पता चली जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन लेटर से, ठीक है, ये एक्सेलरेट करके ना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ठीक है। तो हमें इनकी, फिर इसके बाद रुक गया है, फिर हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ से जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया, फिर ये कोलिजन करता है, फिर रुक जाता है, फिर जीरो से वी तक जाता है, और ऐसे ऐसा करते करते ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। ये तो हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तुम लोग ट्राई करोगे क्या, तुम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा ट्राई करोगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बस और कुछ बताने की जरूरत, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मीन फ्री टाइम गिवन है। थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि पेंसिल मैं इतनी देर में 1 मिनट चार्ज कर लेता हूँ, 1 मिनट में ट्राई करो।
ट्राई किया किसी ने? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलिजन करते हुए आगे ट्रैवल करने में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, यही कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका है कि मैं बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूँ, और एक है थोड़ा रिगरस कैलकुलेशन करके प्रॉपर तरीके से इस लेवल पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ। और तीसरा तरीका है, उसमें तो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटम मॉडल हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूँ? हाँ, तुम भी सही हो तसत्तुर। ठीक है, सबसे पहला वाला मेथड तो ये है कि तुम अस्यूम कर लो स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी है, कि जो कि है नहीं, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो। फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी, तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये ए से बी तक तुम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई करोगे, बी इक्वल्स यू प्लस ए टी, ठीक है, यू को जीरो मानोगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, ई अपॉन एम होगा, टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, मैं थोड़ा सा इससे और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाहता हूँ। लेट अस से किसी भी इनिशियल, किसी भी मतलब कोलिजन, मान लो कोलिजन हुआ, अब इलेक्ट्रॉन ने अपना मोशन स्टार्ट किया। इस मॉडल को नहीं यूज करना, वो बिल्कुल रैंडम डायरेक्शनल मोशन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस से इलेक्ट्रॉन के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन u प्लस ए टी, और t का मतलब है टाउ। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की का मोशन है, दो कोलिजन के बीच के मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल प्लस इसी तरह से होगी, और इसको तुम लिखोगे यू आई प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि फोर्स होगा ई टाइम्स ई, ठीक, क्यू ई के इक्वल फोर्स होगा, और एक्सेलरेशन हम लिखेंगे फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, अब इसके बाद हम एवरेजिंग करा देंगे। ठीक, अब हम एवरेजिंग करा देंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने फाइनल वेलोसिटी लिखी है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की अगर, ठीक है, वेलोसिटी का हम एवरेज, ये जो सिंबल है ना, ये क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो टर्म है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी है, और क्योंकि इनिशियल स्टेट में रैंडम मोशन की वजह से नेट एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होगी। तो ये पहला वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, और ये दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वही खुद एवरेज वैल्यू, जैसे टू है, टू की एवरेज वैल्यू टू ही होगी। ठीक है, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी E, which is electronic charge, इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन मास। कि तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, और टाउ ज्यादा होगा तो ज्यादा देर तक के लिए ट्रैवल करेगा। तो इन तीनों की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए तीनों न्यूमरेटर में, और मास ज्यादा होगा तो कम एक्सेलरेशन होगा, कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। जैसे ई, एम और टाउ, ये तीनों तो फिक्स है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन टाउ की वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड करेगी। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट यू इक्वल जीरो? नहीं, ये वाला पार्ट कह रहे हो? ये मैं कह रहा हूं कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उस टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मोशन है वो जीरो है,
क्योंकि रैंडम मोशन में नेट मोशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि रैंडम मोशन का मतलब है कि हर पार्टिकल, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी से कह सकते हैं कि हर पार्टिकल अगर अपनी मर्जी से ट्रैवल कर रहा है तो सबका जो सम होगा ना वो नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इसीलिए, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं, किस लॉजिक से बोलेंगे कि लेफ्ट से राइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे राइट, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट करना एक ही है दोनों साइड से, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट भी जा रहे हैं। इनफैक्ट एक ही इलेक्ट्रॉन को देखोगे ना तो किसी भी टाइम इंटरवल में वो कुछ टाइम के लिए इधर गया होगा, कुछ टाइम के लिए इधर गया होगा, तो ओवरऑल नेट मोशन उसका 0 होगा, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो स्टार्टिंग में जो भी वेलोसिटी थी ना उन सबको अगर ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। रैंडम मोशन की वजह से ये एवरेज ले रहा हूँ। ये कैलकुलेशन जो है ना ये बहुत ही रिजिड नहीं है अभी भी, लेकिन लेकिन इतना तो जरूर है, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं जब हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटम मॉडल यूज करके। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन फ्री टाइम, मास पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई करोगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स रनिंग करते हुए ट्रैवल करेंगे, उतना फास्ट ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट भी होगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आई इक्वल्स ये आई अपॉन ए, और इधर क्या है एन ए को दूसरी साइड रख दिया, ए बता रहे ये क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए उधर चला गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है, ई ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो ये जो आई अपॉन ए है इसके लिए मैं पहली बार एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो कहलाता है करंट डेंसिटी, ठीक है। आई अपॉन ए को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अक्रॉस कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अक्रॉस लेटेस्ट से 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो एम्पेयर का मतलब होता है कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 एम्पेयर का मतलब है एक सेकेंड में 5 कूलॉम, ठीक, एक सेकेंड में 5 कूलॉम क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस पास कर रहा है, ठीक है। मान लो किसी कंडक्टर के अंदर करंट है 5 एम्पेयर, ठीक है। तो इसको अगर एरिया से डिवाइड कर, मान लो इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब है, करंट डेंसिटी का मतलब है कि उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक। ये जो 5 एम्पेयर है वो तो 5 मीटर स्क्वायर एरिया से पास कर रहा है ना। तो करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है कि उसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिट एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक। यूनिट एरिया से जो भी करंट पास करता है उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी का यूनिट होगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो मान लो करंट डेंसिटी की वैल्यू आई 10 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि एक मतलब यूनिट एरिया से 10 एम्पेयर पास करेगा, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जो है, लेफ्ट हैंड साइड में करंट डेंसिटी, कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी, और राइट हैंड साइड में क्या है, इसको हम लिखते हैं इधर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, या इसको एम ई लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और तुम राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को अच्छे से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा बाकी जितने भी टर्म्स है ना, जैसे ई स्क्वायर और एम ई, ये दोनों टर्म तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है। लेकिन एन कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, टाउ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। तो ये ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी
सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगी कि कंडक्टर कैसा है, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ना, ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, ये टर्म कहलाता है, इस टर्म का हम यहाँ पे नाम रखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहेगा किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, तो इस टर्म का हम नाम रखते हैं सिग्मा। ये कहलाता है कंडक्टिविटी, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ऑफ द मटेरियल, और इसकी वैल्यू हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करेगी, टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दिस इज द फेमस ओम्स लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। और ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो करंट भी एग्जिस्ट करेगा, और कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा करंट डेंसिटी भी होगी, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम डबल करते हो तो उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, मतलब यूनिट एरिया से डबल चार्ज पास करेगा हर एक सेकेंड में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहता है, इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें याद होगा, मैं बार बार कह रहा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही थी कंडक्टर के अंदर। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, हर पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, उसके अकॉर्डिंग वहां पर करंट डेंसिटी भी थी, चार्जेस माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ज्यादा तेजी से करंट माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी तो करंट भी गायब हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ डायरेक्टली रिलेट करता है चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक फील्ड से। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहता है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी। अगर प्रोपोर्शनल होगी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ पर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोल रहे हैं, और इस कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल की वैल्यू टोटली मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अलग अलग मटेरियल्स के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। और कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी कितनी, तो ये कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है उसको मैं जरा यहाँ पर लिख दूं। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी और उसको कंडक्टिविटी हम क्यों बोल रहे हैं, सिग्मा। तो ओम्स लॉ जो फाइनल रिजल्ट क्या है, वो डेरिवेशन तो तुम्हें याद रहेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके हम और आगे जाते हैं एक स्टेप, तो मैंने तो थोड़ा स्केलर फॉर्म में ड्राइव किया, लेकिन ये प्रॉपर्ली ड्राइव करोगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, मतलब कंडक्टर के अंदर जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। एनीवे, और ये सिग्मा कंडक्टिविटी कहलाता है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आई है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट है। कंडक्टिविटी, किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी पर, और किस पर, नंबर डेंसिटी और, अरे बताओ तो, नंबर डेंसिटी और मीन फ्री टाइम पर। जिस मटेरियल की नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, मीन फ्री टाइम ज्यादा, नंबर डेंसिटी n है, जिस मटेरियल की नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन फ्री टाइम भी ज्यादा होगा। मीन फ्री टाइम मतलब कोलिजन देर में हो रहा है, तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है इसी ओम्स लॉ से तुम देख सकते हो, J इक्वल सिग्मा ई। तो कंडक्टिविटी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, मान लो दो अलग अलग मटेरियल, दोनों में हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं, तो जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसका मतलब है कि वो मटेरियल अपने अंदर चार्जेस के फ्लो को उतना ही ज्यादा फेवर करेगा। ठीक, कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि वो मटेरियल चार्जेस के फ्लो को उतना ही ज्यादा फेवर करता है। कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है उस मटेरियल के अंदर चार्जेस का फ्लो उतना ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है।
ठीक है, तो अब इसमें एक दो स्टेप्स रह गए, उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, इस कंडक्टिविटी की बेसिस पर हम मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, वो 10⁸ के ऑर्डर एसआई यूनिट में अगर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट में। और अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम आ रही है, ठीक है, अगर मान लो वुड ले लेते हो या प्लास्टिक ले लेते हो, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ये वाला टर्म बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू है ना, टाउ कुछ भी हो, ओवरऑल ये वैल्यू बहुत ही कम होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे वैसा मटेरियल इंसुलेटर है, ठीक है, 10⁻13 के ऑर्डर का आता है ये। तो ये सारी वैल्यूज की टेबल तुम्हें मिल जाएगी बुक में। और इसके बीच में अगर 10⁻2 से लेकर के, ये वैल्यूज तुम लोग वैसे वेरीफाई कर लेना, मुझे लग रहा है कि मैं ये वैल्यूज रेजिस्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, फिर भी तुम लोग चेक कर लेना। और 10⁻2 और 10⁻6 के बीच में अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू रहती है, तो वो वैसे मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर रेज करेंगे, तो टेम्परेचर रेज करने से कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे मेटल्स है, तो मेटल्स के रूम टेम्परेचर पर ही जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से फ्री होने थे वो हो चुके हैं, ठीक, रूम टेम्परेचर पर मेटल्स के अंदर इतनी एनर्जी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर ही फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की टेंडेंसी नहीं, या है तो बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक दूसरा फिनोमिनन होगा, क्या, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमनेस एजिटेशन बढ़े, थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगेगा। कोलिजन फ्रीक्वेंट होने का मतलब है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंट होने का मतलब है मीन फ्री टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। मीन फ्री टाइम डिक्रीज करने का मतलब है कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसका बस इन्वर्स होता है, वो आगे तुम देखोगे, अभी सिर्फ कंडक्टिविटी पर ही रहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली अगर कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, तो हायर टेम्परेचर पे उतना अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। इसी तरह जो सर्किट्स होते हैं, इसीलिए सर्किट जो होते हैं हम उसको लोअर टेम्परेचर पे चाहते हैं ऑपरेट करें, ठीक है। जैसे जैसे मान लो सर्किट बोर्ड है हमारा, कोई भी माइक्रोचिप है, तो उसके उसके अंदर जो करंट का फ्लो है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होने लगती है, तो ठीक है, तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए कूलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं सर्किट्स के आसपास, ताकि टेम्परेचर एक रेंज से बाहर नहीं चला जाए, ठीक है। और टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा तो इसका वाइस वैसा होगा, ये मीन फ्री टाइम बढ़ेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा हम लोग सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मीन फ्री टाइम कम होता है, ठीक है, और नंबर डेंसिटी तो सेम रहती है, लेकिन मीन फ्री टाइम कम होने की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इंसुलेटर्स के लिए ऐसा नहीं होता है, इंसुलेटर्स के लिए इंसुलेटर्स के लिए सॉरी सेमीकंडक्टर्स के लिए ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए एक और फिनोमिनन होता है साथ में, क्या होता है पता है, क्या होता है, सॉरी, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, इसको मैं जल्दी, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे यूनिक टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनमें आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो बॉन्डेड रहते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाने लगते हैं तो वो धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर सिर्फ ऐसे मटेरियल है
जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, चार्ज कैरियर्स अचानक से बहुत ज्यादा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे तो तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये मीन फ्री टाइम तो कम होगा ही, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर के अंदर भी कोलिजन बहुत ही फ्रीक्वेंट होने लगेगा, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स इतना ज्यादा बढ़ने लगेंगे कि जो नंबर डेंसिटी का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल, ठीक है, हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, टाउ तो डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके लिए कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, बाकी सबके लिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है। चलो ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं आगे लूंगा। तो इसके एक स्टेप के बाद इसका तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ V + IR आ जाएगा, लेकिन चलो उसको कल ही करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर, एक्सक्यूज मी सर।